अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम लाइफ लाइन सां और हाज़िर है नाज़रीन तव्हां ख़बर अथनि प्रोग्राम में असांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी ॼाण ॾींदा आहियूं मुख़्तलिफ़ महिमान डॉक्टर असां सां गॾु हूंदा आहिनि अॼु जेका असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उहा ENT जी जेके बीमारियूं उन बाबति तव्हांखे ॼाणींदासीं त कन नक ऐं गले जूं कहिड़ियूं बीमारियूं आहिनि उन्हनि खां बची कीअं सघिजे उन जे इलाज जा कहिड़ा तरीक़ा अक्सर थोरो ॾिठो वियो आहे त अॼुकल्ह कन जी बीमारियूं ज़्यादा आहिनि कन में सूर थो पए पाणी थो अचे के माण्हू चवनि था असांजे कन में का वैक्स या का मिटी ॼमी वई या का शइ हली वई आहे या वरी कॾहिं कॾहिं कन में एतिरो सूर थो थिए राति जो या ॿारनि में या नंढी उमिरि जा वॾी उमिरि जा उन मां पाणी थो अचे या पस थी अचे त छो थी अचे त असां तव्हांखे मुकमल ॼाणींदासीं कन जूं कहिड़ियूं बीमारियूं या नक जूं या गले जूं ऐं उन्हनि खे उनखां बची कीअं सघिजे थो उनजा इलाज जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि उहे बि सभु तव्हांखे असां ॿुधाईंदासीं इन सिलसिले में अॼु मूंसां गॾु जेको डॉक्टर आहे उहो ENT स्पेशलिस्ट माहिर डॉक्टर सैफुल्ला मीर मूंसां गॾु आहिनि जेके पाण ENT स्पेशलिस्ट आहिनि डॉक्टर साहिब खां पुछंदासीं त इहे जेके कन नक गले जूं बीमारियूं आहिनि ऐं उन्हनि खां बची कीअं सघिजे थो ऐं जदीद साइंसी दौर में उनजा सुठा इलाज जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि छा वाक़ई ऐं हिन जेको असांजो माहौल आहे या जेको असांजो इन्वायरमेंट आहे उन में कननि ते को वॾो असरु थो थिए उन बारे में बि डॉक्टर साहिब खां ॼाण वठंदासीं अचो त पंहिंजे महिमान सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी मीर साहब आप इधर हमारे पास है। डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह काफ़ी काम कर रहे हैं और जो जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी से भी देख रहे हैं और लेज़र भी या जो तरीके हैं उन सबको देख रहे हैं आप तो कान में आजकल जो है शहर में एनवायरनमेंट की वजह से अक्सर शिकायत आती है या कम सुना जा रहा है या कोई मिट्टी जम गई है कोई पस पड़ गई है कभी कान में दर्द भी होता है कभी पानी भी आ जाता है आपके पास इस किस्म के मरीज़ आ रहे हैं क्या वजह है? जी अक्सर ये देखा जाता है कि कान में बहुत सारी वजूहात हैं। अच्छा। कि आपको फ़िज़ाई आलूदगी नॉइज़ पोल्यूशन आवाज़ की आलूदगी और पानी जाने की वजह से बरसात की वजह से जो मसले मसाइल हैं तो ये बहुत ही वसी एक टॉपिक है इसको ज़रा ब्रेक डाउन हवा लगती है मिट्टी जाती है सब चीज़ें अंदर कान में। हाँ ये जो कान का मोम होता है कंजो मोम। अच्छा। और कंजो कचरा जो होता है ईयर वैक्स इसको कहते हैं इससे जो सुनाई देने या बुदन की सलाहियत में ज़रा घटावट कम कर देती है और इसकी वजह से जो है हियरिंग डिसेबिलिटी हो जाती है अप टू 40% तक ये कमी हो जाती है। नहीं तो पेन क्यों होता है कभी कभार बहुत रात को देर से दर्द शुरू होता है? जी अक्सर अमूमन हम लोग इसको सही तरीके से साफ़ नहीं करते। अच्छा। कॉटन बड का इस्तेमाल करना तो है मैल वैसे ही सख्त है आपने थोड़े से ड्रॉप्स डाल के उसको इरिटेट करा और जो उसकी जो जल्द होती है जो कंजी जो जल्द है वो पर्दे पे कोई वायरस या बैक्टीरिया बनते हैं या जरासीम बनते हैं वो जब अगर नज़ला ज़ुकाम हो या वायरल इन्फेक्शन हो तो फिर फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है कन के पर्दे के पीछे और इसकी वजह से जो है ओटाइटिस मीडिया और वो दूसरा मसला है पहले जो है आउटर ईयर में जो कान की महल है उसमें सफाई कॉटन बड का इस्तेमाल ना करना और कान में पानी ना जाए वो स्पेशली बरसात के मौसम में मानसून में जो मसले मसाइल होते हैं कान में पानी जाता है और ऑटोमाइकोसिस होती है जो फंगल इन्फेक्शन है कान का जिसमें कान में खारिश बहुत सारा डिस्चार्ज होना लोग उसमें अक्सर परेशान होते हैं कि कान के पर्दे का तो मसला नहीं होता पानी जो आता है वो क्या पर्दे में सुराख होता है या पस बनती रहती है? डिपेंड करता है कि आउटर ईयर इन्फेक्शन है या मिडल ईयर इन्फेक्शन है या बैरूनी कान का या दरमियानी कान का इन्फेक्शन कोई इन्फेक्शन होगा। हाँ उसको जो है आपको देखना होता है कि उसमें आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन कल्चर टेस्ट पहले तो किसी भी एंटीबायोटिक या ड्रॉप शुरू करने से पहले आप कल्चर टेस्ट कराएं। अक्सर जो हमारे यहाँ जो देखा जाता है कि हम लोग इसको मिसमैनेज इसलिए होते हैं और ये कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं बिकॉज कल्चर नहीं हुआ होता हम अंदाजे पे एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं और एंटीबायोटिक्स भी हम लोग जो है ना देखें गैस्ट्रो भी फैलता है हम लोग एजिथ्रोमाइसिन और इतनी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स जो बड़े रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस पैदा कर रही हैं ये फिर जब करते हैं तो फिर एक ट्रीटमेंट जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर अच्छा, कुछ लोगों का अक्सर पानी आता रहता है जब भी कोई डॉक्टर उसको एडवाइस भी जब भी आप नहाएं तो कान में आप कॉटन डाल दें बंद करके नहाएं वो उनका पानी या उनकी बस वो आती रहती है वो बंद नहीं होती क्या उसको बंद किया जा सकता? जी जो ये जो क्रॉनिकली अगर जो है
3 महीने या 6 महीने से ज़्यादा जो वक्फे से कान से जो मवाद आना शुरू होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। ये जो है दरमियानी कान का इन्फेक्शन होता है, इसमें सुनाई देने के प्रॉब्लम, मैस्टॉइड में प्रॉब्लम, कान के ऊपर जो हड्डी होती है उसमें प्रॉब्लम, जो बहुत सारे आपके दिमाग में एब्सेस बन रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें, चक्कर का आना, परमानेंट हियरिंग लॉस, आपकी किसी इदारों में जहां आपको जो है फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है वहां आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो बहुत सारी ये चीज़ें होती हैं और ये चाइल्डहुड में शुरू होती हैं, माल न्यूट्रिशन की वजह से शुरू होती हैं, प्रॉपर हाइजीन और प्रॉपर प्राइमरी केयर ना देने की वजह से होती हैं, और जो है अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, सही दवाई का ना देना सही वक्त पे। ना तो ऐसा मरीज ठीक हो सकता है, इसका इलाज के कोई तरीके हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। दवाई के जरिए ठीक होगा या कोई सर्जरी करनी? पहले तो है सफाई के जरिए सही होगा, ठीक है। आपको डिस्चार्ज को कम करना है, जो हमारा प्रिंसिपल होता है, कंट्रोल द इन्फेक्शन। ठीक है। वंस द इन्फेक्शन इज कंट्रोल्ड वी कैन डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट चॉइस कि मरीज़ की क्या मर्जी है कि वो कितना जल्दी करना चाहता है। अगर पर्दे में सुराख नहीं है, पर्दा इंटैक्ट है, तो दवाइयों से कंट्रोल हो जाएगा। अगर पर्दे में सुराख है, उसको हमने देखना है कि 6 हफ्ते 3 महीने का टाइम दें कि अगर वो इन्फेक्शन रुकने के बावजूद अगर उसमें हीलिंग कैपेसिटी है, जो अमूमन बच्चों में देखी जाती है कि होता है, अच्छा होता है कि उनमें एक कैपेसिटी होती है, आप अगर वो टाइम फ्रेम के अंदर वो सही हो जाए, इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाए, साइनसेस, साइनोसाइटिस और ये नज़ले और इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करे, क्योंकि एसेंशली ये है तो लिंक्ड सिस्टम। चेहरे में नाक आगे है, कान साइड पे है, मगर बात ये है कि अंदर से जो इनका जो इंट्रिकेट या बड़ा नाजुक किस्म का जो कनेक्शन है यूस्टेशन ट्यूब के जरिए, वो बड़ा मैटर करता है। एडेनॉइड्स का होना, जिसमें हमारे पास जो है नई लेज़र सर्जरी के जरिए। तो क्या इसके जो पर्दे में सुराख उसकी लेजर सर्जरी की जा सकती है? पर्दे में सुराख के लिए हम लोग टिम्पैनोप्लास्टी करते हैं। उसमें क्या कैसे करते हैं? कोई जो हमारे पर्दा लगाते हैं, जाली लगाते हैं, क्या करते हैं? हाँ, उसमें हम लोग जो है ऑटोग्राफ्ट, जो ऑटोग्राफ्ट होता है कि पर्सन से ही होता है तो उसका फेलियर रेट बड़ा कम होता है। ऑटोग्राफ्ट हम लोग जो है टेम्पोरालिस मसल होता है, ये कन पट्टी का मसल कह लें, और ये जो है कान की जो कार्टिलेज है ये बड़ी अच्छी है, मजबूत भी रहती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पेशेंट्स, मैंने अभी रिसेंटली ये कार्टिलेज टिम्पैनोप्लास्टी शुरू करी है, जो थोड़ा सुराख उस पे लगा दें। मुझे याद है ये मैंने कोविड के टाइम में शुरू करी थी 2020 में, जब ये सारा था, क्योंकि उस वक्त जो है ये टेक्नोलॉजी, कुछ अच्छे रिसर्च पेपर्स आए थे और उससे पायदारी बहुत है। क्योंकि ये ज़रा एक चीज़ जो है बिल्कुल थिन है, एक ज़रा थिक है। तो अगर आपको कहीं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया या नज़ला ज़ुकाम लग भी गया, कोई बंदा इंटीरियर सिंध में, और वो जब मैं राब्ते में रहता हूँ अपने मरीज़ों से, क्योंकि डिस्टेंस इतना ज़्यादा है, तो उनको एंटीबायोटिक शुरू कर दें तो जो रेजिडुअल इन्फेक्शंस है, जो फेलियर रेट है, वो अच्छा खासा कम हो गया है। तकरीबन अगर 70% सक्सेस रेट था तो वो बढ़ गया है 85% तक, जो है 90% तक। 10-15% बहुत बड़ा फ़र्क होता है। एक मतलब उसकी सर्जरी करके उसको नॉर्मल किया, फिर वो पानी वानी नहीं आएगा, बंद हो जाएगा, पानी वानी नहीं आएगा, सुनाई देना बेहतर हो जाएगा, उसकी जो है चक्कर आने और जो दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो रिस्क फैक्टर्स खत्म हो जाएंगे। अच्छा, कान की सफाई क्या पानी डाल के की जाती है, कैसे की जाती है? अक्सर डॉक्टर, क्या वाकई सफाई कराना चाहिए? कान की सफाई की जो है उसकी अमूमन ज़रूरत नहीं होती। आपको जो कान है वो ऑटो क्लेंजिंग है, खुद साफ़ होने वाली चीज़ है, बशर्ते आप 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें कि धूल मट्टी ना जाए, और जो है आप पानी बिल्कुल भी ना जाए। सही है ना? जो आपने कहा ना कि पानी वानी से साफ़ करना, ये जो है यूज़ होता था ईयर वॉश पुराने ज़माने में, सिरिंज से होता था, बट लाइक अगेन उससे इन्फेक्शंस, ऑटोमाइकोसिस। अगर कोई जैसे आप लेपेक्स बन जाए तो कोई उसका तरीका है? सिंपल सरसों का तेल, जिस तरह हम लोग पहले लहसुन के साथ उसको गर्म करके आप हाथ पे पहले चेक कर लें ज़्यादा गर्म तो नहीं है, फिर कान में डालें, उससे कान में खारिश वगैरह जो है वो भी कम हो जाती है। फिर टिश्यू लें, टिश्यू से एक कोन बनाएं और टिश्यू को अंदर वैक्स को जलाती है। हाँ, वैक्स को, जो कान की मोम है उसको सॉफ्ट कर देगी, क्योंकि तेल है ना, हाँ, तो वो निकल जाएगा, तेल में मोम को सॉफ्ट कर देगी।
और कोई दवाई का तरीका आपके पास भी है? डॉक्टर भी साफ करते हैं? देखिए बात ये कि इसमें अगर कोई डॉक्टर ये नेचुरल तो क्या आपके पास भी तो होगा ना कोई तरीका? ये नेचुरल प्रोसेस है ना, तो इसमें दवाई की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसमें जो है सरसों या जैतून का तेल का इस्तेमाल करें। उससे अगर पानी भी खुदा न खास्ता वज़ू करते हुए नहाते हुए खुदा न खास्ता चला भी जाए तो तेल प्रोटेक्ट करता है। वो जो है आपके जो है एक हेल्दी लेयर बना रहा होता है, तो वो आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंशन भी करता है। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि कान को सिर्फ जो है किसी दवाई से नहीं सिर्फ केयर से आप जो है कंट्रोल करें। मतलब सफाई के तरीके मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास तो हैं, लोग जाते हैं। वो सक्शन है, अगर वो इम्पैक्टेड हो जाए, फ़र्ज़ करें वो खुद साफ़ नहीं हो रहा है इन रेमेडीज़ के बाद, तो ऑब्वियसली आपको एक स्पेशलिस्ट के पास जाके इसको प्रॉपरली स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साफ़ कराना चाहिए। स्टेरिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इन इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, क्या इसमें अगर कान की कोई तकलीफ हो रही है दोनों में या एक कान में, इसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं? हमारे गले पे, नाक पे या सिर पे कोई असर पड़ता है? कान की जो तकलीफ होती है ऑब्वियसली आपकी जो है एक तो सुनाई देने की सलाहियत, आपका जो अब काम करना, बच्चों का पढ़ना लिखना, ये सारा मुतासर हो सकता है। और दूसरा है कान का जो दर्द है वो गर्दन में फैल सकता है। कान का मसला शुरू हुआ आपके नज़ले की वजह से। अगर दरमियानी कान का मसला है 90% जो है वो नज़ले और साइनसेस की वजह से होता है। 10% कोई ट्रॉमेटिक परफोरेशन होती है कि टीचर ने थप्पड़ मार दिया या कोई चीज़ लग गई, ऐसे होता है ना, कील वील कभी लगा देते हैं बच्चे या हाँ, मैंने बहुत देखे हैं ये कॉटन बड जो मैं बार बार कहता हूँ मैं ये जो है खासा लोगों ने इसके साथ 90% ये कॉटन बड ही है जो या पिन हो गई या कोई तीली डाल देते हैं, कुछ करते हैं। एंड इट्स ये नहीं करना चाहिए। हाँ, अच्छा, जो इचिंग हो रही है कान में, खारिश हो रही है, उसके लिए कोई दवा डालनी चाहिए? आप एंटी एलर्जी डाल सकते हैं? आप पहले तो बेसिक्स पे जो है इस पे हमें रहना चाहिए। अगेन वो जो मैंने आपको ऑलिव ऑयल और उसका बताया था वो करें, उससे जो है बहुत सारी खारिश अच्छी खासी कम हो जाती है। और हद से हद अगर आपको लेनी है एंटी एलर्जिक लें, कुछ कान के ड्रॉप्स होते हैं मगर वो स्पेशलिस्ट की एडवाइस के बगैर ना लें। जाहिर है डॉक्टर जो बोले वो क्या पता कोई और मसला हो, क्या पता तो क्या कान खराब है तो गला भी खराब हो सकता है, या गला खराब है तो कान खराब होता है, नाक में कोई तकलीफ है तो ये एक दूसरे में इनके रिलेशन कैसी है? ये बीमारी एक दूसरे को शिफ्ट करते हैं? हाँ, क्योंकि नाक, कान और गला जो है ये सारा जो है एयर पैसेजेस से ये सांस लेने के निज़ाम से ताल्लुक़ है इनका। तो हवा का प्रेशर, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है सब में। और इसकी वजह से जो है आपको जब नज़ला होता है तो एक यूस्टेशन ट्यूब है, कान का एक पर्दा होता है, पर्दा हिलता है, उसके साथ जो सुनने का मैकेनिज़्म है कि कान का एक पर्दा है, आवाज़ उस पर्दे से टकराती है, पर्दा हिलता है, उसके साथ हड्डियाँ लगी हुई हैं, वो हड्डियाँ हिलती हैं। अंदरूनी कान में एक पानी का एक सिस्टम है जो इस प्रेशर की जो लहरें होती हैं, जिस तरह समंदर की लहरें होती हैं, वो एक करंट पैदा करती हैं जो दिमाग की तरफ जाता है और दिमाग उसको लफ्ज़ों में, शोर को लफ्ज़ों में कन्वर्ट करता है। तो इससे जो है बहुत सारी जो आपकी सिस्टम में जो रुकावट जो कान के पर्दे को बैलेंस करता है वो है आपका यूस्टेशन ट्यूब। अभी रिसेंटली इसको एज अ सेपरेट ऑर्गन क्लास करा गया है साइंस में, क्योंकि इसका जो फंक्शन है वो अब समझ में आने लगा है कि इतना सिंपल ट्यूब की तरह नहीं है, उसकी अपनी डायनामिक्स है, बहुत सारा काम करता है वो। हाँ, उस पर अल्लाह का शुक्र है बहुत है। हाँ, उसकी मैंने जो है पाकिस्तान में पहली यूस्टेशन ट्यूब डायलिटेशन शुरू करी थी कि जो नाक के ज़रिए जाके हम लोग कान का इलाज करते हैं। अच्छा, मतलब ये एक रिलेशन है जी। अच्छा, गला खराब है तो कान और खराब हो सकता है? गला खराब है तो कान में दर्द होता है। अच्छा। इसको क्योंकि कान के पर्दे की और गले की जो है क्योंकि ये एक ही सिस्टम है, क्योंकि ये जब हम डेवलप एक जगह से हुए थे तो जो नर्व्स है ना वो भी एक ही हैं, मतलब वो एक दूसरे को मुतासर करते हैं। हाँ, तो वेगस नर्व है,
यहाँ भी गले में भी वेगस नर्व है, तो वो जब एक एक्टिवेट होता है तो दूसरा भी एक्टिवेट होता है, तो ये रेफर्ड पेन है। चलो इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि नाक में कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कौन सी अक्सर नाक की तकलीफ वाले कौन से लोग आपके पास है, क्या शिकायतें करके नाक के पास हमारे दो किस्म के लोग होते हैं, जिनको एक ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं या एलर्जिक प्रॉब्लम्स होती हैं, और तीसरी एक माइनर कैटेगरी समझें जिनको कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, तो वो आती हैं जनरली इलाज के पास। या फॉर एग्जांपल ऑब्स्ट्रक्टिव में डीएनएस हो गया, या नाक की हड्डी का टेढ़ापन हो गया, सांस लेने में तकलीफ हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, सर में दर्द जिसकी वजह से, बलगम का गले में गिरना, और स्मेल का आना जाना, अगर आपको पॉलिप्स हैं, एलर्जीज़ हैं, जिसमें अगर एलर्जीज़ हैं तो छींकों का ज़्यादा आना, स्किन में इरिटेशन, नाक में ख़ारिश होना, आँखों में ख़ारिश होना, कान में ख़ारिश होना, तो इसमें जो है एंटी एलर्जिक्स का भी खासा रोल हो सकता है। और अगर एलर्जीज़ को देखें तो उसमें हम के पॉलिप्स के साथ हैं या बग़ैर पॉलिप्स के हैं, और फिर ट्रीटमेंट क्या, अगर ऑब्स्ट्रक्टिव है तो फिर उसका जो है सर्जरी की तरफ है, और अगर ये एलर्जिक है तो उसको प्रिवेंट करना है कि वो सर्जरी की तरफ ना आए, और मरीज़ को काउंसल करा जाए कि भाई ये एलर्जी की बीमारी है आपको, इसमें आपको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी है, और आपने कुछ अपने दवाइयों से गुजारा करना है। जैसे आप ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाई लेते हैं, आप इंसुलिन का टीका मिस नहीं करते, तो जब आप एलर्जी को इग्नोर करेंगे, क्योंकि नज़ला तो आता है, और इन सारी चीज़ों को जो है आपको कंट्रोल ज़रा सीरियसली करना है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। नहीं, एक लॉन्ग टाइम तक अगर कोई एंटी एलर्जी ले रहा है तो कोई उसका साइड इफेक्ट तो होंगे नहीं? उसका असर कम हो जाता है। एंटी एलर्जिक से ये है कि असर कम हो जाता है, तो वो वक्फे से हमें उसको डिसेंसिटाइजेशन हो जाती है, उसका असर कम हो जाता है, तो फिर चेंज करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा किसी को एक एंटी एलर्जिक सूट करती है, किसी को दूसरी करती है, और ये सारा ह्यूमन ब्रेन पे है कि कौन से डोपामीन रिसेप्टर्स आपके या एंटीहिस्टामीन रिसेप्टर्स आपके काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो फिर इसकी वजह से जो है आपका तो क्या वो एलर्जी 5-6 महीने साल दवाई खाने से खत्म हो जाएगी? अगर दवाई बंद करे दोबारा हो सकती है एलर्जी? देखें, आपको देखना है कि उसकी क्लासिफिकेशन कैसी है, कि किसी को बहुत सीरियस है तो वो पूरा साल रहती है, किसी को मौसम बदलते हुए होती है, तो मौसम बदलते हुए आपको देखना है। बाज़ दफ़ा वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, वो भी खत्म हो जाती है। वायरल इन्फेक्शंस भी आपको राइनाइटिस, आपका कोई ऐसा इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स नहीं बढ़ेंगे, एलर्जी और वायरसेस। इस पे जरूर बात करेंगे, वायरसेस, राइनाइटिस और एलर्जी को मिलके कैसे कम करें। ज़बरदस्त आप हमें नॉलेज दे रहे हैं, मगर वक्त हुआ छोटे वक्फे का। नाज़रीन वठूं था हिकिड़ो नंढो वक्फो। वेलकम बैक नाज़रीन। अचो पंहिंजे ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर पंहिंजे महिमान सां शुरू करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अनुभव की कि एलर्जी हमेशा रहती है, उसको मुसलसल डील करना पड़ता है, क्योंकि किसी एनवायरनमेंट से हो रही है, धूल से हो रही है, मिट्टी से हो रही है, धुएँ से हो रही है, या किसी वजह से हो रही है, मौसम की चेंज से हो रही है, राइनाइटिस भी हो रहा है, गला भी ख़राब हो रहा है, तो ये तीनों मिलके एक ही दवाई से ट्रीट हो सकते हैं या मुख्तलिफ है इनका? जैसे राइनाइटिस का इलाज अलग है? राइनाइटिस और गला ख़राब होना, ये जो है एक सिम्टम बड़ा कॉमन होता है पोस्ट नेज़ल ड्रिप, या नाक का कीड़ा जो होता है ना, जो गले में गिर रहा होता है, वो मरीज़ को बड़ा तंग करता है। वो थिक वाइट या येलो कलर का बलगम जो गले में बाज़ दफ़ा गिर रहा होता है, वो जो नाक का कीड़ा है, वो जो है बहुत जो है कीड़ा जो वो ख़ास उसका लफ्ज़ जो है इरिटेट करता है, वो बहुत गले में खराश, दर्द और अनकम्फर्टेबलनेस, ड्राई कॉफ, समटाइम्स वो वीज़ जैसे दमे की शिकायत ऐसे आवाज़ इस तरह की आवाज़ें होती जो सीरियस तो नहीं होती, बट ये है कि इट कॉजेज अ लॉट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बड़ी कम हो जाती है, कि कुछ खाना पीना, आपका गला ख़राब हो जाए, आपको फिर तकलीफ हो। तो ये क्या राइनाइटिस किस वजह से हो रहा है? ये राइनाइटिस की वजह से होता है। बेसिकली होता ये है कि आप जब नाक आपकी बंद होती है या नज़ला होता है, तो नाक का गोश्त जो है वो थोड़ा सा इन्फ्लेम या सोजिश का शिकार होकर बढ़ जाता है, हाँ। और वो ब्लॉकेज कॉज करता है। जब आप सांस लेते हैं, और वो जो गॉबलेट सेल्स है वो रेशा ज़्यादा पैदा करते हैं, वो आप सांस लेते हुए नॉर्मली अंदर गिर रहा होता है। अगर कोई थोड़ा सा टेढ़ापन हो या नाक की हड्डी में टेढ़ापन, वो ड्राई भी हो जाता है और गाढ़ा हो जाता है।
जब तक ये गले में जाता है ये गाढ़ा बलगम क्लियर होने में ज़्यादा टाइम लेता है। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, आप मुंह खोल के सांस लेते हैं। जब ये गला खुश्क हो जाता है तो आप मुंह खोल के सांस ले रहे हैं, ह्यूमिडिफाइड एयर नहीं आ रही नाक की, तो फ़र्ज़ करें जैसे आपका एसी बंद है और आपका ये जो खुश्क सैंड पेपर होता है ना, जो लकड़ी को साफ़ करने की, उस तरह की आपको फील आती है कि गले में मुझे तकलीफ़ हो रही है, थूक पीते हुए इरिटेशन हो रही है। तो इसकी क्या रेनाइटिस का नहीं, उसका इलाज है क्या? हाँ, इसकी कॉज क्या है कि आपने पहले जो है 4 फैक्टर्स हैं। स्ट्रक्चरल कॉज है जिसमें हम कैमरे से मुआयना या सीटी स्कैन, एक्सरे के ज़रिए उसकी तशखीस करते हैं, और कैमरे के ज़रिए जो है जो होता है उससे नाक की हड्डी का अच्छा नज़र आता है, और जो सीटी स्कैन है वो साइड के साइनसेस के लिए और आँखों के गिर्द जो उसकी जो कनेक्शंस है उसको देखने के लिए बड़ा मुफीद है। और फिर जो है उसकी जो ट्रीटमेंट है हम लोग जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह नाक की हड्डी की सर्जरी, सेप्टोप्लास्टी, उसमें शेप भी इन्वॉल्व हो सकती है, सेप्टोराइनोप्लास्टी, और आपके जो साइनसेस के लिए है कि बलून साइनोप्लास्टी और माइक्रोडिब्राइडर जो एक बहुत एडवांस डिवाइस है, पावर्ड इंस्ट्रूमेंटेशन में आता है। इससे जो है हम बिल्कुल मिलीमीटर बाय मिलीमीटर टिश्यू को सेफली निकाल सकते हैं विदाउट खींचे बगैर, तो पुल नहीं होती उसमें, तो रिज़ल्ट्स उसके बहुत अच्छे हैं। मैंने जो बाज़ दफ़ा पेशेंट्स हैं जिन्होंने 2-3 सर्जरियाँ पॉलिप्स की कराई हुई हों, इनके साथ रिवाइज करी हैं। अच्छा, साइनस बंद भी हो सकते हैं? साइनस ब्लॉक हो जाते हैं। ये पॉलिप जब बनते हैं तो जब हम सांस लेते हैं नज़ले की वजह से ये नाक की जल्द खिंचती है, और जब ये एक पॉइंट पे ये वापस नहीं आ सकती और लटकना शुरू हो जाती है, तो ये जो चीज़ होती है, ये जो ग्रोथ होती है, अमूमन इसमें कैंसर नहीं होता, क्योंकि दोनों साइड पे होते तो बिल्कुल ही कैंसर नहीं होता। अगर एक साइड पे हो तो फिर कुछ चांसेस होते हैं मसले मसाइल के, वो देखी जा सकती है क्योंकि बायोप्सी लेते हैं हर केस में। और जो ये लटकना शुरू होती है इसको हम लोग पॉलिप्स कहते हैं, और इन पॉलिप्स को हमें जो है बड़ा देखभाल के ट्रीट करना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस चाहिए कि प्रॉपर्ली की जाए ताकि उसकी ड्रेनेज बेहतर करी जाए, और फंक्शनल अप्रोच रखी जाए कि जो नेचुरल ड्रेनेज पाथवे है हम अगर हाँ उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो है वो फ़्लो पैदा नहीं होता, क्योंकि जो नाक की जो जल्द है उस पर छोटे छोटे बाल हैं, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम जो मैंने कहा था, वो बाल बलगम को एक ही डायरेक्शन में पुश कर रहे होते हैं, पूरा नाक से गले तक जो हमारे पेट में जाता रहता है। अब वो जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम आपकी जब साइनसेस की ब्लॉक हो तो उसको बलून साइनोप्लास्टी के ज़रिए उस दरवाजे को बड़ा कर दिया जाए। तो बलून लगा देते हैं तो फिर वो गुजरता रहता है। बलून लगा के वो, क्योंकि अच्छी बात यह है कि साइनस के गिर्द हड्डियाँ भी बड़ी नाजुक और हवा से भरी होती है, जो माइक्रो फ्रैक्चर बड़े आराम से हो जाती हैं। जब आप बलून फुलाते हैं तो वो ओपनिंग बड़ी हो जाती है और बलगम का बहने में जो आसानी निकलने में जल्दी बड़े आराम से फिर रुकता नहीं है। अच्छा, जैसे ये जो राइनोप्लास्टी आप करते हैं या जो गोश्त बढ़ जाता है आसान लफ्ज में, उसको क्या काट देते हैं या उसकी कोई लेजर करते हैं, कैसे उसको खत्म करते हैं? राइनोप्लास्टी को हम लोग जो है किस तरीकों से, कौन से तरीके हैं इसके सर्जरी की? राइनोप्लास्टी अमूमन मैं नाक की शेप के लिए करता हूँ कि किसी को अगर नाक की शेप से कोई खुश ना हो तो जैसे नाक टेढ़ी हो जाती है उसको ठीक करना, उसको ठीक करना, और उसको मैं ओपन अप्रोच या बाज़ दफ़ा क्लोज्ड अप्रोच से कर लेता हूँ कि किसी को अगर टिप की इतनी प्रॉब्लम नहीं है तो क्लोज्ड अप्रोच भी यूज़ करी जा सकती है। बट लोगों को अमूमन जो है टिप थोड़ी सी ऊंची चाहिए, या आजकल सोशल मीडिया की जो अवेयरनेस है दैट हैज़ चेंज के वो क्लोज्ड अप्रोच नहीं, मेरा मतलब जो गोश्त बढ़ गया, आप बोलते हैं कभी एक तरफ बढ़ता है कभी दूसरी तरफ हड्डी की टेढ़ी, उस गोश्त को काटते हैं या लेजर से निकालते हैं, उसका क्या करते हैं? वो तो सर्जरी जो राइनोप्लास्टी की होती है, तो उसमें जो है हम लोग इट्स बेसिक सर्जरी, लेजर जो है ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। मतलब बाकायदा उस गोश्त को काट के हटाते हैं, क्योंकि बड़े वो फाइन सर्जरी होती है मिलीमीटर बाय मिलीमीटर। तो लेजर जो है फर्ज करें अगर हमने कहीं रैट होल बनाना है कि अगर नाक को यहाँ फिक्स करना है तो एक स्प्रट रखना है कार्टिलेज का, वो नाक से ही निकाला जाएगा, और यहाँ पे करने के लिए सुराख को बनाने के लिए जो उसके स्पेसिफिक पॉइंट है एंटीरियर मैक्सिलरी स्पाइन आप कह लें,
उस पे कार्टिलेज के लिए आपको रैट होल बनाने के लिए वो लेज़र बड़ा वो काम आता है, बजाय आप नहीं, जो गोश्त है उसको लेजर से हटाया जा सकता है? नहीं सर्जरी है वो। देखें उसमें आपको अपने आँखों से और अपने हाथों से ही कंट्रोल बेस्ट रहता है। अच्छा, जब ये एक बार सर्जरी कर लिया, आपने नाक भी सीधा कर दिया, गोश्त भी हटा, क्या दोबारा वो बढ़ सकता है? अगर कोई अक्सर लोगों की याद के रिकरेंस हो रहा है, अक्सर कहते हैं। ये सेप्टोप्लास्टी की बात करें या राइनोप्लास्टी की? नहीं, जो भी गोश्त निकालते हैं, जो हड्डी टेढ़ी में बोलते हैं अक्सर। अच्छा, सेप्टोप्लास्टी की, जो नाक बंद होने की वजह से है। तो जब नाक बंद होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि अमूमन लोग इसको नाक को एज अ होल नहीं देखते, और मैं हर सर्जरी में डॉक्टर का तो काम है जरा जरा देखेगा, मगर मरीज आया बोला बाबा, मरीज को इतना पता नहीं होता डॉक्टर साहब। देखो वो बोलेगा भाई मैं गया डॉक्टर, मेरी हड्डी बड़ी थी या टेढ़ी थी या गोश्त बड़ा, उसने सर्जरी किया मगर दोबारा हो गया। एक सिंपल सा, क्या दोबारा होता है? नहीं, अगर हड्डी का ही प्रॉब्लम है और अगर सर्जरी सही हुई हो तो होना नहीं चाहिए। अच्छा, गोश्त दोबारा बढ़ सकता है? जो है थोड़ा अलग अलग बताओ। अगर गोश्त काट दिया आपने, सर्जरी कर दी, दोबारा आप कुछ भी कर लें, नाक की सर्जरी में 95% सक्सेस रेट होना चाहिए। ठीक है, सही है। इसमें जो है कुछ, इसमें एक टर्मिनोलॉजी है स्केप्टोप्लास्टी। एक होती है सेप्टोप्लास्टी जो सर्जरी है, और स्केप्टोप्लास्टी क्योंकि लोगों ने एलर्जी के फैक्टर को काउंट इन नहीं करा कि बाद में क्या करना है, या टर्बिनेट्स को जो हम लोग श्रिंक करते हैं लेज़र से। नाक की हड्डी तो आपने सही कर दी, दूसरी साइड आपको नाक के गोश्त को भी लेज़र करना है। अगर आपने वो पुराना डायथर्मी से अगर करें तो उसको बड़ा सेफली करना होता है। और साइनसाइटिस जो नॉर्मली मैं सेप्टोप्लास्टी के साथ एंटीरियर फेस ज़रूर करता हूँ। उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे ये होता है कि जो आपका जो एंटीरियर वाला जो रीजन है, जो एक सर्टेन पॉइंट पे होता है, वहाँ पे आपके मैक्सिलरी, फ्रंटल और एंटीरियर इथमॉइड साइनसेस की ड्रेनेज होती है। स्फीनोइड की ज़्यादातर ग्रेविटी डिपेंडेंट होती है, तो तकरीबन आपके जो है 80% साइनसेस की जो कंडीशन होती है वो एक ख़ास पॉइंट होता है ऑस्टियोमिएटल कॉम्प्लेक्स। वो ऑस्टियोमिएटल कॉम्प्लेक्स पे बलून साइनोप्लास्टी करने की वजह से उसको हम लोग बेहतर कर देते हैं, नाक की हड्डी को सीधा करते हैं और नाक के गोश्त को और ब्लीडिंग को लेजर से और क्रायोथेरेपी दोनों से हटा देते हैं। मतलब वो ठीक हो जाता है। जिसको एलर्जी का कंपोनेंट, आगे ये ऐसे मरीज फिर दवाइयाँ खाते रहेंगे? नहीं, क्योंकि हमारे पास जो इसमें जो लेटेस्ट आया है वो है क्रायोथेरेपी, जो इसका अगला स्टेप है। वो अगला स्टेप इसलिए कि जिनको एलर्जिक राइनाइटिस हो और आपने ऑब्स्ट्रक्शन तो सही कर दी, मगर एलर्जी कंपोनेंट को आप कैसे मॉडिफाई करेंगे। तो सर्जिकली जो उसमें लेटेस्ट इनोवेशन है वो है क्रायोथेरेपी ऑफ इंफीरियर टर्बिनेट्स। उसमें क्या होता है कि नाइट्रस ऑक्साइड से एक प्रोब जाता है नाक के अंदर, और -40 पे बगैर काटे हुए आप आउट पेशेंट्स में भी ये एलर्जी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि आप एक्सपोज करते हैं 2 मिनट के लिए। उससे क्या होता है, जो विडियन नर्व होती है, जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है, जो नज़ले के लिए पैदा होती है, वो इनएडवर्टेंट डैमेज हो जाती है। जब विडियन नर्व का फंक्शन आपने कम कर दिया है, नर्व डैमेज हो गई है, तो नज़ला ऑटोमेटिकली कम पैदा होगा, तो बलगम पे कंट्रोल आ सकता है, और इसके रिजल्ट्स खासे प्रॉमिसिंग हैं। नहीं, मतलब ऐसे मरीज जिनके आपने जो भी सर्जरी की, जितने भी प्रोसेस है, साइनस में किया या गोश्त हटाया या हड्डी ठीक किया, ये क्या दवाएं खाते रहेंगे या कुछ अर्से दवाई खा के छोड़ देंगे, सिर्फ एलर्जी की दवाई कंटिन्यू रखेंगे? वो भी शायद जरूरत ना पड़े अगर एलर्जी का कंपोनेंट। अच्छा, अक्सर हमारे पास एक प्रॉब्लम नहीं है, मैं थोड़ा आता हूं, ठीक है, सर्जरी कोशिश करते हैं दवाई से हटाने के लिए जरूर। हाँ, नहीं तो फिर फायदा क्या सर्जरी का, ताकि दवाई नहीं लेनी चाहिए बस हमेशा। कान का भी हो गया, नाक का हो गया, गला अक्सर खराब होता है, बड़े हों छोटे हों, बच्चे को हर 15 दिन, हर 1 महीने के बाद गला खराब हो जाता है। उसमें बैक्टीरिया भी है, वायरस भी है, बहुत सारी चीज़ें, नाक बह रहा है, तो इसका क्या तरीक़ेकार है, क्यों होता है? ऐसे मरीज तो आपके पास बहुत आते हैं। ये जो गले की जो बीमारी है ना, इसको अब मैं इस तरह देखता हूँ कि ये टॉन्सिल्स या फेरिंग्स या किसकी वजह से हो रहा है। इज़ इट इन्फेक्टिव की तरफ ज़्यादा जा रहा है या ऑब्स्ट्रक्टिव की तरफ ज़्यादा जा रहा है? क्या, क्योंकि बच्चों में 2 किस्म के होते हैं कि बार बार इन्फेक्शन का होना, बुखार का होना, जिस्म टूटना, कमज़ोर होना, स्कूल से छुट्टियाँ करना। तो इसकी वजह से जो है बच्चों में एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, फिज़िकल प्रॉब्लम्स, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाते हैं, माइलस्टोन्स डिले हो जाते हैं,
और दूसरी है ऑब्स्ट्रक्टिव। अब बच्चा के टॉन्सिल्स ख़राब तो नहीं हो रहे मगर वो मुंह खोल के सांस ले रहा है। अब वो बच्चे को जो है हियरिंग लॉस, खराटे लेना, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम्स, सर में दर्द होता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हेडेक होता है, इसमें हेडेक होता है, खराटे ले रहा होता है बच्चे के दांत स्प्रेड होना शुरू होते हैं, चेहरे में चेंजेस आना शुरू हो जाती है, क्रेनियोफेशियल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, और ईयर डिस्चार्ज, कान की प्रॉब्लम्स शुरू होना। अच्छा, उनका भी रिलेशन है। हाँ, तो टॉन्सिलाइटिस, ये गले खराब होने को मैं इन्फेक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव में ब्रॉडली जो है उसके लिए तो आप दवाई देंगे। हाँ, और चेक करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव में उनके लिए क्या सर्जरी जरूरी है? और जो इन्फेक्टिव है उसमें तो आप दवाई देंगे और चेक करेंगे कि कितनी फ्रीक्वेंसी से आपको देनी पड़ रही है, और इसमें कोई ऐसा जरासीम ना हो जो हार्ट के वाल्व्स वगैरह को अफेक्ट करे। वो भी है, हाँ, रूमेटिक हार्ट फीवर भी इससे होता है जी जी। हाँ। और फिर जो है आपके ऑब्स्ट्रक्टिव में देखना है कि उसकी ग्रेडिंग क्या है। अगर एंटी एलर्जिक्स या किसी सिम्टोमेटिक थेरेपी जिसको कह लें कि ये खराटों के लिए आप कुछ एंटी एलर्जिक्स वगैरह दें और चीज़ें बेहतर ना हों और कुछ टाइम के लिए आप देखें, और अगर सिवियरिटी पे डिपेंड करता है कि अगर बच्चे की फ़र्ज़ करें 4 से 10 साल उसकी जो है पीक लर्निंग टाइम होती है ना, बच्चे ने बोलना नहीं सीखा तो वो जो है वो लिटरेचर और ऐसे इसकी क्लासेस कर रहा होता है, वो ये सोच रहा था मैंने आगे चल के बनना क्या है। इन बीमारी में किसी की सर्जरी तो हमें चाहिए, हमारा कंसर्न होता है बच्चे की डेवलपमेंट सही हो, हमारा मरीज जो है सही हेल्दी माइलस्टोन्स अपना अचीव करता रहे, अपनी जो एजुकेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ हेल्दी चले। तो उसके लिए अगर दवाई से कंट्रोल नहीं हुआ तो सर्जरी ज़रूरी है, और अल्लाह का शुक्र है हमारे पास अब मतलब हर किस्म की सर्जरी होती है। हाँ, लेज़र भी होती है। लेज़र से जो है पेनलेस सर्जरी होती है, मतलब बच्चा अगर ऑब्स्ट्रक्टिव एडेनॉइड्स के लिए आता है तो उसको जो ब्लड टेस्ट है उसका दर्द होता है, बाकी ज़बरदस्त आपने बड़ी डॉक्टर सैफुल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आपने मीर साहब हमें नॉलेज दी। आप क्या समझते हैं, कान, नाक, गले की जितनी बीमारी उनका सबका इलाज मौजूद है बिल्कुल इस जदीद साइंस दौर में? जी, हमारे पास जो सबका इलाज दुनिया में हमारे पास भी मौजूद है। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, बहुत सलाहियत है, वी आर वेरी कटिंग एज। मैंने जो है पाकिस्तान में जो है 2 प्रोसीजर्स इंट्रोड्यूस कराए, मतलब ये सारी दवाइयाँ, ये सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास भी है, हम भी कर सकते हैं। यूस्टेशन ट्यूब डायलिटेशन और सेलो एंडोस्कोपी, ये बहुत कम सेंटर्स में हो रही है। मतलब अगर कोई चाहे तो वो अपना इलाज करा के नॉर्मल जिंदगी की तरफ जा सकता है। बिल्कुल। हाँ, और वो घर में कुछ आप प्रिवेंशन भी कर सकते हैं, जैसे नमक के पानी के गरारे, कान में तेल डालना, हैंड सैनिटाइजेशन, फेस मास्क का ख्याल रखना, और इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना। जबरदस्त। मेरे साथ मैसेज क्या होगा, पैगाम क्या होगा, मैसेज? मेरा लोगों को मैसेज ये होगा कि प्लीज़ अपने नाक कान गले के लिए बेसिक चीज़ों पे रहें, होलिस्टिक अप्रोच रखें खुद घर में, बजाय खुद सेल्फ मेडिकेशन करने के, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और ये सारी चीज़ों से बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कान में क्यूटिप्स का इस्तेमाल ना करें, कान की मैल को जो है सिर्फ तेल डाल के टिश्यू से साफ़ करें, और नज़ले के लिए स्टीम लें रात को, उसमें लौंग और अजवाइन का इस्तेमाल करें। नमक के पानी से आप गरारे करें ताकि गला साफ़ रहे, और ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें, ठंडे गर्म का ख्याल रखें कि ठंडा पानी और एसी का जो वो है उससे बचें। हाइड्रेशन का ख्याल रखें। नमक, अदरक, लहसुन, हल्दी को इस्तेमाल करें। दूध को कोशिश करें अवॉइड करें अगर गले में ख़राश वग़ैरह हो, और इंशाल्लाह बाकी इन चीज़ों का ख्याल रखें तो नाक कान गले की जो आम चीज़ें हैं वो कभी आपको उसका शिकार नहीं होगा। बड़ी मेहरबानी मीर साहब, आप हमारे पास नाज़रीन असांजे मौजूद मेहमान सैफुल्लाह मीर साहब असां सां ॾाढी ज़बरदस्त ॼाण ॾिनी। गले नक ऐं जेके असांजे कन जूं बीमारियूं उन्हनि सभिनी जो इलाजु मौजूदु आहे। जदीद साइंस तौर में इलाज जा ॾाढा ज़बरदस्त तरीक़ा मौजूदु आहिनि, पर घर में बि असां एहतियात करे सघूं था। थधो पाणी न पियूं, एलर्जी खां बचूं, धुओं मिटी खां बचूं पंहिंजे गले में, छो त अक्सर जेको साहु खणण जी जेका सलाहियत आहे उहा नक या मुंहं सां असां खणंदा आहियूं त उन में ॿाहिरियां जरासीम अंदरि वेंदा आहिनि, मिटी वेंदी आहे त एलर्जी थींदी आहे। एलर्जी जे करे पोइ इहे नक जा, कन जा या गले जा मसइला थियनि था, उन्हनि खे सफ़ाई सुथराई जे ज़रिए असां बचाए सघूं था। इलाज जा ॾाढा सुठा तरीक़ा आहिनि। डॉक्टर साहिब जिन्हनि ॻाल्हियुनि ते असां अमल कयो त असां ऐं इन्हनि सभिनी बीमारियुनि खां पाण खे बचाए सघूं था।
ऐं बहितरीन सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था। इन ते प्रोग्राम लाइफ लाइन जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बख्श पंवर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।